very proud of the film that we are about to present to you today. I would like to take a moment to thank all of you, our partners in the media, for being the pathway leading us to the audience. Thank you so much. Let me also take a moment to thank our sponsor for today, our trailer launch sponsor, Cinepolis India. Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, without further ado, I present to you the trailer of Aakhir Palayan Kab Tak. Can we please put our hands together as we put the lights off? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. आप यहाँ पर आए हैं. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. So honey, let me start with you. Firstly, you're looking lovely. I have to ask you, this is your first film as a producer. Yes. Such a strong topic. Thank you. How challenging was it for you, especially as a woman producer? It was मतलब मैं हिंदी में बात करूँगी. एक्चुअली मुझे हिंदी अच्छी लगती है, तो बहुत चैलेंजिंग था. और मैं हमेशा से मतलब ये इस टाइप के चीज़ों में मतलब रुचि रखती हूँ. तो मुझे जब पता चला कि मेरे को प्रोड्यूस करनी है फिल्म, और मेरे पास कुछ लोग आए, मतलब लोगों के साथ जो बातचीत हुई, तो जब मैंने स्टार्ट किया डायरेक्टर के साथ, पहले से ही हमारा कम्युनिकेशन चल रहा था कि हम फिल्म बनाएंगे, वो बातचीत चल रही थी. तो फिल्म ऐसे ही बनाएंगे ये नहीं पता था, बट जब ये लगा कि मेरे को कि क्या फिल्म बनानी चाहिए जो एक मैसेज आए, जो हम लोगों तक पहुंचाए और लोगों के लिए कुछ कर सके. मैं हमेशा से, अभी भी मैं अब चाहती हूँ, आगे भी लाइफ भगवान मुझे ऐसा इतना कुछ दें कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ जो हेल्पलेस है. तो इसीलिए मेरे अंदर थॉट आया, मैंने शेयर किया इनके साथ. ये भी हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी मिलती है इनके साथ, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी. तो हमने स्टार्ट किया. बाकी ये बताएंगे आगे स्टोरी के बारे में सारी चीज़ें. जी बिल्कुल. मुकुंद, मुझसे आपसे पूछना है कि इतना बोल्ड टॉपिक आपने राइट भी किया है, डायरेक्ट भी किया है, कैसा था प्रोसेस आपके लिए? बोल्ड टॉपिक क्यों है? ये तो मतलब आप एक चीज़ समझिए ना कि जो फिल्में होती है वो हमारा जो समाज है उसका आईना होती है. तो टॉपिक कुछ बोल्ड नहीं होता, और बोल्ड कुछ नहीं है. ये एक्चुअली हमारी सोसाइटी में हो रहा है. कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम लोग एक हीरो और हीरोइन को नाचते हुए दिखाएं. एक मीनिंगफुल फिल्म भी तो बन सकती है. तो अब आप एक चीज़ समझिए कि हम लोग, अगर जो लोग, जिन लोगों को पता है चीज़ें, अगर वो हम लोगों को नहीं बताएंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है, होता आ रहा है, या क्या सही हो रहा है. कोई ज़रूरी है नेगेटिव बातों पे फिल्म बने. ये हमने अवेयरनेस के लिए फिल्म बनाई है, तो अवेयरनेस लोगों को किसी तरीके से तो पता लगे. तो ये इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि लोगों को, हमारा मोटिव यही रहना चाहिए मेरे हिसाब से फिल्मों का, कि हम लोगों को एक मैसेज तो दें, पता तो लगे लोगों को चल क्या रहा है दुनिया में. तो इट्स नॉट बोल्ड, ये समाज है. फेयर इनफ. ट्रूथफुल सब्जेक्ट चेंज कर या सच्चा सब्जेक्ट. अच्छा, अब मैं हमारे तीनों एक्टर्स से ये पूछना चाहूँगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस प्रोजेक्ट से जुड़कर. आप तीनों, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज़. हाँ जी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और बहुत चैलेंजेस आए, और शूट के दौरान भी और उसके बाद भी. मुझे लगता है कि हमने इन्जॉय किया, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत मैसेजफुल है, और मुझे लगता है समाज में ऐसे सब्जेक्ट की ज़रूरत थी. और एक्ट करके मेरा तो डेब्यू है, और काफ़ी सालें लगी यहाँ तक पहुँचने में, और इट्स गुड. मुझे खुशी है कि मैं ऐसे सब्जेक्ट के साथ बॉलीवुड में एंट्री कर रहा हूँ. धमाकेदार शुरुआत कर रहे हैं आप. जी 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 जी. यस सर, प्लीज़. तो एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा. और मैंने तो मुकुल जी के साथ में पहले भी एक फ़िल्म की है, रॉन्ग लीला. तो उस फिल्म के बाद ये दूसरी फिल्म है मुकुल की, और मुकुल ने जब मुझे रोल बताया और बताया कि ऐसा ऐसा एक सब्जेक्ट है, इस पर मैं फ़िल्म बना रहा हूँ और ये रोल है आपका,
तो नेगेटिव लीड का रोल था, मुझे बहुत अच्छा लगा और करने में भी मज़ा आया। काफ़ी चैलेंजेस थे, जैसा भूषण जी ने बताया कि हम लोग जहाँ शूट कर रहे थे वहाँ पे बहुत सारी लोकेशंस को लेके और बहुत सारे हौच पौच चल रहा था, क्योंकि हमको टाइम से कंप्लीट करना था अपना सब्जेक्ट। तो उस तरीके से काफ़ी चैलेंजेस रहे, लेकिन मैं दाद दूंगा सुहानी जी की, भूषण की, मुकुल जी की, इवन रवि और सारे प्रोडक्शन के लोग, डायरेक्शन के लोग, जिन्होंने जी जान लगा के रात दिन काम किया और इस सब्जेक्ट को आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। चित्रंजन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो। हाँ, मुकुल को मैं भी पहले से जानता हूँ और मुझे पता था कि ये कुछ भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। सो फर्जी के बाद मैं भी ढूंढ रहा था कि कुछ ठीक ठाक सा काम मिले तभी मैं करूँ, कि मैं कुछ भी करना ऐसे मैं करता नहीं एज एन एक्टर। तो एक दिन भाई साहब आ गए मेरे पास और उन्होंने ये सब्जेक्ट के बारे में बताया। तो मैंने कहा काफ़ी डेप्थ है, गहरापन है आपके बताने में भी और आपकी सोच में भी, तो चलते हैं साथ में। मैं लेंथ बड़ा ढूंढ रहा था कि कैरेक्टर कोई बड़ा मिले मुझे, लेकिन लेंथ कम हो के भी ये इतनी बड़ी बात कह रहा है फिल्म में। और जैसे आपने सुना कि गलत को गलत नहीं कहोगे तो जो ना समझ है वो उसी को सही समझ लेंगे। तो इस तरह की लाइन मिलना एक्टर के लिए और एक मैसेज और एज एन एक्टर कैरेक्टर को समझ के लोगों तक पहुंचाना, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो चाहते हैं, वो जिम्मेदारी मेरी थी। तो जहाँ तक हो सका मैंने करने की कोशिश की है। बाकी तो फिल्म देखिए, 16 तारीख को है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरा आपसे फाइनल सवाल, जिसके पहले कि मैं मीडिया को ओपन करूँ, ये है कि आप क्या चाहेंगे कि ऑडियंसेस ये फिल्म से क्या वापस लेकर घर जाए? क्या थॉट? देखिए, वापस लेके जाने के लिए एक ही थॉट है कि भाई ये जो कुछ चल रहा है हमारे समाज में वो शांत रहे, सब लोग साथ में रहें, चैन से रहें, और ये जो पॉलिटिकल लफड़ों में पड़ के लोग जो आपस में पंगे करते हैं वो ना करें। अवेयरनेस लेके जाएं, सीख के जाएं कि आसपास क्या है, वो थोड़ा अवेयर हो जाए। एक्चुअली जो चीज़ टॉपिक हमने उठाया इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। मुझे लगता है कि भारत में 10% लोगों को ये बात पता होगी। तो इसी फिल्म के बाद 10% भी नहीं है, एक्चुअली 1% भी नहीं है जिनको पता है इस बारे में, इन चीज़ों के बारे में किसी को नहीं पता। मतलब आप एक चीज़ सोचिए कि एक कानून है जिस कानून में क्रिमिनल भी वही है, जज भी वही है, कोर्ट भी वही है, सब कुछ वही है। तो ऐसा कानून हो कैसे सकता है? पहली बात तो यह, कौन से दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे ऐसा कानून हो सकता है? सोच के देखिए, किसी भी देश में नहीं, सिर्फ हमारा देश ऐसा है जहाँ पर ये कानून है। क्यों है पता नहीं। क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि लोग इतने अवेयर नहीं है। जो पब्लिक में बहुत ताकत होती है। भारत में अगर आज सरकार भी चलती है तो लोग डिसाइड करते हैं, भारत के लोग डिसाइड करते हैं कि कौन रहेगा। तो मुझे लगता है कि लोगों में इतनी ताकत होती है, अगर लोग एक साथ इकट्ठा होकर आवाज़ उठाएंगे, जो अन्याय हो रहा है, चीज़ें हो रही है, तो मुझे लगता है कि चेंज होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने कनेक्ट किया है कि लोगों को हम बताएं कि क्या है आखिर पलायन कब तक। ओके, ऑन दैट नोट मैं अब Q&A के लिए ओपन कर रही हूँ। मेंबर्स ऑफ द मीडिया प्लीज़ हाथ उठाएं, या आपको माइक पहुँचा दिया जाएगा। Hi, this is Mayur here from Beyond Bollywood. ट्रेलर ऑब्वियसली बड़ा इंटरेस्टिंग है, विषय थोड़ा कंटेंशियस है, और मेरा सवाल डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर दोनों से है। आई थिंक ट्रेलर में एक बड़ी अच्छी लाइन है कि असली पत्रकारिता, तो हमारी भी यही कोशिश रहती है टू
डू ट्रू जर्नलिज्म। मैं उम्मीद करता हूँ जो मेरा सवाल है वो एक ट्रू जर्नलिस्ट का ही सवाल है। और ये विषय ऐसा है कि आई थिंक इसे सामान्य भाषा में कहे तो लैंड ग्रैब कहे, बट इसके साथ किसी कम्युनिटी को जोड़ देना वो कितना रिस्क रहता है? देखिए, कम्युनिटी को जोड़ा नहीं गया। अगर आप कम्युनिटी को जोड़ने की बात कहोगे तो जिस कम्युनिटी के लिए बनाया गया है उसका लैंड क्या ग्रैब नहीं हो रहा? सोच के देखिए आप, अगर वो जो कानून है उसके लोग ये बोल दें कि ये शहर का ये पार्ट हमारा है तो वो उनका हो गया। डजेंट मैटर वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का है या नहीं है, वो उनका हो गया। आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो किसी कम्युनिटी को जोड़ देना वो आप गलत कह रहे हो। उस कम्युनिटी के लिए बना है तो ऑब्वियसली उस कम्युनिटी के लिए नाम तो आएगा, आप क्या कर सकते हैं। ये लोगों की आवाज़ है, लोगों की बात है। ये कम्युनिटी की कोई ऐसी बात नहीं है। जो गलत है वो सही है, उसकी बात है। ये हम लोग बिलीव करते हैं कि जो गलत है वो गलत है और सही है वो सही है। हमने फिल्म में भी वही दिखाया है। मेरा एक दूसरा और आखिरी सवाल ये है, जो ऑब्वियसली मैंने खुद मेरे लाइफ में ऑल दीज इयर्स लिविंग इन मुंबई जो देखा है, ये रियलिटी भी है कि बॉम्बे के ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे सोसाइटीज़ में पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ या उन्हें अलाउ नहीं करते हैं। तो आई थिंक ये भी शायद बिकॉज ट्रेलर में बड़ा खूबसूरत कहा है कि जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए, तो आप इसकी भी निंदा करेंगे? बिकॉज मुस्लिम्स आर नॉट अलाउ इन मैनी सोसाइटीज़ इन बॉम्बे। सर देखिए, मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लूँगा, बट आप हर शहर में 2 पार्ट बने हुए हैं। हिंदुस्तान के हर शहर में 2 पार्ट बने हुए हैं। एक पार्ट में कुछ लोग एंटर कर सकते हैं, एक पार्ट में तो कुछ लोग एंटर भी नहीं कर सकते। तो ये जो डिवाइड है ये क्यों है? कौन इंस्टिगेट करता है इस डिवाइड को? तो ये डिवाइड है, एग्जिस्ट करता है। और ये सर ये कौन से शहर में बेस्ड है? ये कोई शहर हमने बेस नहीं किया है। ये हमने कोई नाम नहीं लिया किसी शहर का। दिस इज जस्ट अ इंसिडेंट। थैंक यू। भारत के हर कोने कोने के हर अलग अलग जगह के हमने इंसिडेंट उठाया है इसमें। हर जगह की कहानी है, मतलब पूरे भारत की कहानी है। हेलो, हाय, आई एम फ्रॉम बजूका। हाय। आई जस्ट वांटेड टू नो दैट क्या ये रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है या कुछ ऐसा है? बेस्ड नहीं कह सकते, बट इंस्पायर्ड है ऑब्वियसली। ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, बेस्ड नहीं है। और सेंसर बोर्ड ने क्या पास कर दिया है फिल्म को कि जी क्या हाँ, है? जी हाँ। बिना एनी कट्स? नहीं, कट्स मिले हैं ऑब्वियसली। सेंसर बोर्ड का काम है कट लगाना, तो उन्होंने कट तो लगा दिए, जी। तो ठीक है। सुहानी, आपसे पूछना चाहूँगा भैया, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? उतना काफ़ी है। इफ़ यू कैन हियर मी आउट। या आई कैन हियर यू। मेरा सवाल आपसे है कि ये बहुत बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और जैसे टीज़र जब फिल्म का आया था तो उसमें ही कहीं बताया गया था, जब मैं 1500 पुराने मंदिर की बात करता हूँ उस पे लेके अभी तक विवाद चल रहा है, और डिस्कशन इज गोइंग ऑन। और द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट जब आप इस तरह की फिल्म को लेके आते हैं, ये मुझे कहीं केरला स्टोरी की भी याद दिलाता है कि केरला स्टोरी के माध्यम से, या मैं कश्मीर फाइल की बात करूं तो एक मुद्दा उठाया गया था और बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दा था। जब आपने इस पे काम करना चालू किया, व्हाट वाज योर थॉट, क्यों ज़रूरी है ये फिल्म? जैसे मैंने पहले भी बताया था, ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी क्योंकि मैं बहुत लोगों से ऐसे कनेक्ट करती हूँ। एक बार मेरा इंसिडेंट हुआ था, मैं जा रही थी पुणे, तो मेरा ड्राइवर था जो बैठा था। ऐसे ही हमने डिस्कशन में, कई बार ऐसे कुछ अच्छा लगता है तो बातचीत कर लेती हूँ, तो वहाँ से मेरे को वो थॉट बहुत मन में लगा। उसने मुझे बताया कि जोगेश्वरी का कोई इंसिडेंट हुआ है, कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, सारे लोग यहाँ से चले गए हैं और मैं बहुत बुरी हालत है, और अब हम परिवार है, हम भी बेच के जाने वाले, एक लास्ट बचे। तो वहाँ से मेरे को बहुत कनेक्ट किया। वो बहुत डीपली बता रहा था। उसका भाई का मर्डर भी हो गया। उसने बताया मेरा भाई का कि उन्होंने मर्डर कर दिया है और हमारी बहन बेटियों को छेड़ा भी है। तो इस तरीके से हमें इस तरीके से परेशान किया। वो आम था, उनको नहीं पता था कि मैं फिल्म बना रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं आइडिया था। मैंने ऐसे ही पूछ रहे थे, हम रैंडम पॉलिटिकल बातें मैं करती रहती हूँ कई बार। तो वो बातें करते करते उसने ऐसी चीज़ें मुझे बताई, तो मुझे लगा कि यार ये कितनी बड़ी समस्या है। मतलब इस तरीके से घटना हो रही है भारत में, क्यों हो रही है? तो मतलब दुख होता है। ऐसे बहुत और भी हुई है इन बिटवीन। अब मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, आप दिल्ली के दंगे देख लो, तो उससे मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ और मैं बहुत डीपली नॉलेज रखती हूँ इसमें। तो इसीलिए हमने थॉट है कि हम इस पर पिक्चर बनाते हैं, और मैंने डिस्कशन बहुत, हमने इस पर बहुत स्टडी की, बहुत रिसर्च किया। देन हम लोग इस मुद्दे पे पहुँचे कि हम लोग इससे पे ही फिल्म बनाएंगे ताकि अवेयरनेस आए। चित्रंजन सर, आपसे सवाल है मेरा। इट्स ओके, एज वेल यू कैन हियर मी आउट।
फर्जी जैसी फिल्म और ना जाने कितनी अनगिनत किरदार जो आपने निभाए हैं, आप भले से दुनिया भर की स्टारकास्ट हो या मैं कहूँगा ए लिस्टर हो, आप अपनी मौजूदगी बड़ी शिद्दत से महसूस कराते हैं ऑडियंस को। ये अपने आप में एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और आप अगर ट्रेलर देखें या टीज़र देखें तो आपको कहीं एहसास होगा कि एक स्पेसिफिक सोसाइटी की बात करी जा रही है या लोगों की बात करी जा रही है। हालांकि डॉक्टर साहब ने जस्टिफाई किया कि सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि एक्स के होते हैं और वाई के नहीं होते हैं। आपके लिए क्या चैलेंजिंग था? और जैसे आपने कहा कि आप बड़ी चुनिंदा फिल्में करते हैं, व्हाट इज द वन थिंग विच मेक यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट? क्योंकि सब्जेक्ट वाकई में बहुत सेंसिटिव है और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो एड्रेस होना चाहिए। नहीं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैं चरित्र देखता हूँ कि मेरा कैरेक्टर क्या है और वो उसकी गहराई क्या है और फिल्म में वो कहाँ एग्जिस्ट करता है और कौन डायरेक्ट कर रहा है। तो ये सब मुझे जब भी आप मेरा काम देखेंगे तो मैं बहुत मेहनत करता हूँ चरित्र के ऊपर कि इसकी गहराई और इसके मर्म को कैसे पकड़ा जाए। तो बेसिकली इस कैरेक्टर के जो मर्म को पकड़ने की जो मैंने कोशिश की, उसमें मुझे ये लगा कि ये चरित्र मुझे करना चाहिए, और इन्होंने पूरी कहानी मुझे सुनाई। तो कुछ जगह ऐसा था कि मुझे लगा कि यहाँ स्ट्रगल हो रहा है कि मैं इस बात को कैसे सामने रखूं जिससे ये बात उस आदमी या जो व्यक्ति है वो ईमानदारी से कह रहा है। तो मैंने उस ईमानदारी को पकड़ने की कोशिश की। जब आप कैरेक्टर देखेंगे वो बहुत सच्चा आदमी है, वो ऐसे करप्ट या इस तरह का कुछ नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं एक अंदर मेरे भी रहता है कि करप्शन से बचा जाए, चाहे कैरेक्टर करते समय हो चाहे लाइफ में हो। तो वो कहीं ना कहीं वो मिल गया उस जगह पे, इसलिए मैंने ये किरदार किया। होप आपके सवाल का जवाब मैंने ठीक से दिया। हेलो, मेरा नाम सूर्य है, बॉलीवुड क्रेजी से। मेरा सवाल है एक्टर और डायरेक्टर दोनों से। सबसे पहले भूषण जी आपसे सवाल ये है, आपने कहा कि आपकी डेब्यू फिल्म है और आपका जो किरदार है उसमें एक बहुत डेप्थनेस हमें नज़र आ रही है, और बाकी 3 मुझे लगता है मेन कैरेक्टर यहाँ पे, एक राजेश शर्मा सर का और एक आपका और एक हमारे पत्रकार जो प्ले करे सर उनका। तो आपका जो पर्टिकुलर रिसर्च वर्क था उसमें कितनी मेहनत लगी? एक तो वो सवाल है, प्लीज़ पहले उसका आंसर दीजिए, मैं फिर वैसे तो हम लोग, डायरेक्टर साहब भी मेरे मित्र हैं, हम लोग पिछले 3 साल से इस सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहे थे। तो मुझे पता था कि मैं इन्हीं के साथ डेब्यू करने वाला हूं, तो मेरा करैक्टर बहुत थिन लाइन के साथ मुझे क्लियर पता था। और मैंने इसके लिए बहुत स्टडी की, मैंने बहुत सारी फिल्म्स भी देखी, बहुत सारे वर्कशॉप भी किए, और ये करैक्टर मेरे जो व्यक्तित्व है उससे बहुत डिफ़र है। मैं तो बहुत हंसने खेलने वाला इंसान हूँ, मगर इस पूरी फिल्म में ये जो करैक्टर है ये बहुत परेशान है, और एक्चुअली इसकी एक कहानी है, अपनी एक जर्नी है, और जो इसमें जो मर्डर होता है उससे उसकी जर्नी कैसे कनेक्ट होती है वो इम्पॉर्टेंट है। तो पड़तालना है, और उस पड़तालना को वो कैसे अपने आप से कनेक्ट करता है वो आपको ट्रेलर में भी दिखा होगा। जब आप फिल्म देखोगे तो डेफिनेटली मेरा करैक्टर पर्टिकुलरली आपको पसंद आएगा। आपको लगेगा नहीं कि ये डेब्यू हो रहा है, आपको लगेगा कि मैंने बहुत काम किया है, मगर ऐसा नहीं है, मैंने थिएटर ही किए हैं ज़्यादातर। थैंक यू। Can I have the mic sent, please? बहुत ही ज़्यादा मुझे भी कनेक्ट किया वो सीन, और मुझे लगता है कि नॉर्मल जो पैटर्न हम देखते हैं ट्रेलर टीज़र में, तो उसके साथ थोड़ा सा अलग तरह से आपने वो एडिट किया है, तो मुझे अच्छा लगा वो। और एक और चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, इस तरह के सब्जेक्ट को जब आप चुनते हो तो सी बात है, आलोचनाएं बहुत होती है, लोग काफ़ी कुछ इसके बारे में कहते हैं, तो कंट्रोवर्सीज का हिस्सा जो आप ऑलमोस्ट हो ही जाएंगे अब, उसके लिए कितना तैयार है आप, ये मैं जानना चाहूँगा। देखिए, हमने तो फिल्म बनाई है, कंट्रोवर्सी करने वाले कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। हमने तो फिल्म बनाई है एक अवेयरनेस के लिए। अब अगर कोई उस पर कंट्रोवर्सी करता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमने कोई कंट्रोवर्सी नहीं की है। हम
सेंसर ने फिल्म में टोटल 20 कट्स मारे हैं, एक एक शब्द कटवा दिया उन्होंने, हमने वो शब्द भी काट दिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद भी अगर कंट्रोवर्सी होती है, अगर समाज को एक आईना दिखाने में कंट्रोवर्सी होती है, तो वो कंट्रोवर्सी हमने नहीं की ना, हम कोई प्रोपेगेंडा, हम कंट्रोवर्सी प्रोपेगेट कर रहे हैं। एक तो आता है भाई टीम लगी हुई है पूरी कंट्रोवर्सी प्रोपेगेट करने में, हम लोग कोई कंट्रोवर्सी प्रोपेगेट नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ टीज़र आया है, एक ट्रेलर आएगा, उसके बाद फिल्म आएगी, बस दैट्स इट। राजेश सर शूटिंग में बिजी हैं एक्चुअली, वो इसलिए नहीं आ पाए, उनका कंटिन्यूस शूट चल रहा है। हेलो, हाँ सर, सर वही सर शारिक फ्रॉम बसूका। सर आपसे एक और सवाल है कि सर मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं ये किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इंस्टिगेट कर रही हैं ये फिल्म? आप जब फिल्म देखेंगे ना, तो उसमें जैसे नॉर्मली आप फिल्में देखते हैं तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप एक ईविल दिखा देते हैं। आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो ईविल कुछ लोग ही होते हैं और वो हर सोसाइटी में होते हैं। तो वो कुछ लोग ही ईविल है, हमारी आप फिल्म देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको क्लियर कि कुछ लोग ईविल हैं और कुछ लोग अच्छे हैं। लेकिन एक आपको तथ्य बताता हूँ, जर्मनी में जब नाजी रूल स्टार्ट हुआ था तो नाजी जो थे वो टोटल 10 से 15% थे, लेकिन उन्होंने इतना बुरा हाल मचाया पूरे वर्ल्ड में कि कम से कम 50 लाख लोगों को मार दिया, क्योंकि वो लोग पावर में थे। ऐसे लोग अगर पावर में आते हैं तो वो तबाही मचाते हैं, सिर्फ इतना बताया गया फिल्म में। सर आपको लगता है कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल मतलब कि पॉलिटिक्स इस पे भी होगी, ये फिल्म के ऊपर भी आपको लगता है कहीं ना कहीं? अब वो पॉलिटिक्स वाले पॉलिटिक्स देखेंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना उसमें। जस्ट वन फाइनल क्वेश्चन एक मुझे भी ध्यान में आया, एंड मैं सिर्फ भारत की बात नहीं करूंगा लेकिन विश्व भर में देखे जहां ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट होती है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, और ऑल्दो ऑब्वियसली वी सेलिब्रेट द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री, बट कहीं ना कहीं आई थिंक हम अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ में लाइक वी आर लिविंग आइसोलेटेड लाइव्स। क्या यही कारण है दुनिया भर में इतने क्लैशेस होते हैं? देखिए, इंसान है ना एक अजीब तरीके का जानवर है, उसको है ना अपना क्लैन चलाना है, हर इंसान को अपना प्रोपेगेंडा अलग चलाना है। तो जब तक इंसान है तब तक वो अपना प्रोपेगेंडा चलाएगा और लड़ाइयाँ होंगी ही होंगी। हम खुश होते हैं कि इस देश ने उसको मारा, हमारी आर्मी वहाँ जीत गई। मरा कौन? आदमी मरा ना। तो आदमी अपना प्रोपेगेंडा चलाता है, हर आदमी, चाहे वो अगर सड़क पे भीख भी मांग रहा है ना तो वो भी सोचेगा यार 2 आदमी तो अपने साथ मिला लूँ। चित्रन जी, इस सवाल पे कुछ आप कहना चाहेंगे? That while living in isolation वो सिर्फ डिवाइड क्रिएट करता है। आपसे पूछ रहे हैं? हाँ, यस सर। नहीं देखिए, जब इन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई ना मुझे, तो मैंने इनसे कहा भी, जब बातचीत चल रही थी, वर्कशॉप की हमने 2 दिन, तो जब बातचीत चल रही थी तो मैंने कहा कि ये फिल्म पीस की बात करती है और मैं उस सब्जेक्ट से जुड़ता हूँ जो पीस की बात करे, शांति की बात करे। तो इसलिए तो मैंने हाँ कहा इनको, क्योंकि इनका जो आइडिया था वो ये था, जो मैंने, बाकी लोग अलग अलग ओपिनियन दे रहे थे, मैंने कहा मुझे ये लग रहा है कि ये फिल्म पीस की बात करती है, शांति की बात करती है। तो ये मेरी ओपिनियन थी। थैंक यू जी, थैंक यू। Lastly, Sohani ji, my name is Prabhat from Filmi Gyan. I just want to ask, in today's time, what about the independent producers and directors who want to make a project on their dependency? I mean, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, हाँ मैं समझ गई। वो बनाना चाहे तो कैसे, क्या चैलेंजेस आती है आपको? देखो, जब आपका पहले से सारी चीज़ें, पहले तो सबसे ऑनेस्टी होती है सबसे ज़्यादा। आप कोई भी काम के प्रति ऑनेस्टी से करते हो ना, तो मुझे लगता है कि चैलेंजेस बहुत आएगी, लेकिन आप पहुंच ही जाओगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जब मैंने शुरुआत की तो बहुत सारी चीज़ें आई, बट एक ऑनेस्टी थी अंदर से। बस वही होता है कि ऑनेस्टी से, विश्वास से निकल जाओ, कुछ तो होगा ही होगा। हो सकता गलत हो, सही हो, कोई एक्सपीरियंस होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो बाहर निकलना ज़रूरी है और चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे लगता है चैलेंज लेना चाहिए। और मैं हमेशा से, बचपन से मेरा ड्रीम था कि मैं कुछ बड़ा करूं, बड़ा करूं। भगवान ने पता नहीं ऐसा डिसाइड किया कि मैं बॉम्बे आ गई और फाइनली आपके सामने हूं, और भी बहुत सारी फिल्मों का प्लान कर रही हूं।
भगवान ने चाहा ये बहुत अच्छी सक्सेसफुल फिल्म हो, क्योंकि ये एक हमने बहुत ही इमोशनल फिल्म बनाई है जो लोगों को कनेक्ट करेगी, जो लोगों के साथ बीती है वो लोग इससे कनेक्ट करेंगे। जब पूरी फिल्म देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनको जस्टिस लगेगा। मुझे लगा कि वो देख के समझेंगे और लोग मुझे हो सकता है उनके साथ आएँ, उनका साथ दें, और जो अन्याय हो रहा है, जो चीज़ गलत है उसको गलत सब बोलें। तो हम लोगों ने ये इस पर्पज़ से फिल्म बनाई है। तो चैलेंजेस आते हैं, बट चैलेंजेस मुझे लगता है कि अगर आप बाहर निकलते हो तो चीज़ें हो जाती है और कर लेते हो आप। थैंक यू। हाँ, जस्ट आई थिंक अभी शायद ये भी पता चला कि आप ऑब्वियसली आपने भी जिक्र किया डायरेक्टर साहब ने कि ऑब्वियसली CBFC के द्वारा कट्स कुछ शायद 20 कट फिल्म में हुए हैं। I'd like to ask the director as well as the producer, तो क्या इन कट्स का कहानी पे कितना प्रभाव पड़ा? कट्स का कहानी पे कोई प्रभाव नहीं है। उन लोगों को छोटे छोटे शब्दों से भी दिक्कत होती है। उनके कुछ गाइडलाइंस हैं, उनको वो फॉलो करना पड़ता है। तो अब उनकी गाइडलाइंस हमने तो पढ़ी नहीं है, हमने कुछ शब्द डाल दिए, वो शब्द उनको पसंद नहीं है तो हमने वो घुमा के डाल दिए। कुछ उनको, जैसे हमने कुछ गवर्नमेंट के बारे में बोल दिया तो वो उनको उनके गाइडलाइंस में आप नहीं बोल सकते, तो उन्होंने काट दिया। तो 20 कट ऐसा नहीं कि फिल्म पूरी आधे घंटे की कट गई, मुश्किल से 2-3 मिनट का कुछ कट लगा हुआ, दैट्स इट। तो मतलब क्रिएटिवली उस कहानी की सोल इंटैक्ट रही है। या डेफिनेटली। और ऐसा नहीं कि सेंसर बोर्ड कोई हैवान है, राक्षस है, वो ऐसा है नहीं, वो भी इंसान ही है, इंसानों की तरह बात करते हैं। लेकिन अब उनका गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करना पड़ेगा, और हमारा काम है आप उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हो अपना घुमा के अपना प्रोडक्ट निकालना, तो हमने वो निकाल दिया। सो वेल सेड। या प्रोड्यूसर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? हाँ, सेंसर संस्था है, और संस्था हमारे जैसे लॉ होता है, कानून होता है, तो कानून के हिसाब से ही वो काम करता है। तो उसकी गाइडलाइन होती है, हो सकता है उसको जो लगता है सही, हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि नहीं हमने जो किया वो सही है, बट उन्होंने जो किया हमने उनकी आज्ञा का पालन किया, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी लॉ होता है हम फॉलो करते हैं। आपको पता हम सब फॉलो करते हैं, तो उसी हिसाब से वो लाइक एज एन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर कई बार ऐसे सुनने में मिलता है कि शायद कुछ जो बड़ी फिल्में रहती है बड़ी प्रोड्यूसर्स की, उनके लिए शायद कहीं ना कुछ एक आध फिल्मों के लिए थोड़ी लीनियंसी हो जाती है, देखने को मिलती है, बट जब बात आती है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स प्रोड्यूसर्स की तो उन्हें बड़े चक्कर खाने पड़ते हैं। क्या ये सत्य है? हाँ, थोड़ा चक्कर तो खाने पड़ते हैं, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि एकदम से आपको कोई जानता ही नहीं है। लोग सोचते हैं किसने क्या बनाया होगा। एक तो देखो, जिसकी ऑलरेडी पहचान है, जो प्रोडक्शन इस्टेब्लिश है, तो उसके बारे में लोग सोचते हैं हाँ इसने बनाया, अच्छा ही बनाया, वो कुछ ऐसा नहीं किया होगा। बट हम जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अच्छा नए लोग हैं, पता नहीं क्या बनाया हो। तो पूरी बारीकी से चीज़ों को देखते हैं, लेकिन वो इज्जत करते हैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ। ऐसा नहीं है, बात करते हैं और समझते हैं चीज़ों को, और हमें भी वैसे ही कंसीडर करते हैं जैसे बड़े प्रोड्यूसर होते हैं। तो वैसे ही कंसीडर किया मुझे भी, और बहुत मुझे सेंसर ने अच्छा सपोर्ट किया। तो दैट्स इट। मेरा सवाल डायरेक्टर साहब से है। जितेंद्र सर ने कहा कि द फिल्म टॉक्स अबाउट पीस एंड हार्मनी, लेकिन जब आप ट्रेलर देखते हैं तो आपको कुछ और ही समझ में आता है कि कुछ और ही चल रहा है। यू नो, माइट बी योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और समथिंग। और अगर वाकई में इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म है मुद्दे के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, पीस और हार्मनी के हिसाब से, डोंट यू थिंक इट हैज़ टू बी टैक्स फ्री फ्रॉम सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट? अब देखिए, जब फिल्म रिलीज़ होगी ना, तब उसके बाद हम टैक्स फ्री की बात कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए एज एन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर सुहानी जी को सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है नहीं। तो जब फिल्म रिलीज़ होगी, लोग देखेंगे, उसके बाद फिर इसकी टैक्स फ्री की भी 100% लोग बोलेंगे कि इसको टैक्स फ्री कीजिए। ऑलरेडी सोशल मीडिया पर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। Then sir, you're saying something. You want to add something? Please. मैं ये ऐड कर रहा हूँ कि आप लोग भी फिल्म देखिए, आप लोग भी ट्रेलर तो देख ही रहे हैं, फिल्म भी देखिए। फिल्म देखेंगे, आपको जो भी छूता है उस फिल्म से, आप लोग अच्छा लिखेंगे। आप लोग रिपोर्टर हैं, आप आवाज़ हैं एक अच्छे सिनेमा की, आप आवाज़ हैं। आप आवाज़ बनिए तो टैक्स फ्री क्या, फिर तो कुछ भी हो सकता है। प्लीज चेंज योर माइक, देयर इज हमिंग साउंड कमिंग इन। हेलो या प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि आप लोग भी फिल्म देखिए, आप लोग हमारी आवाज़ बनिए। आपको जो भी फिल्म में छूता है आप लिखिए, आपको जो भी गलत लगता है वो भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो अच्छा लगता है प्लीज़ उसको लिखिए, और आप हमारी आवाज़ बनिए। ये फिल्म टैक्स फ्री क्या, मैं तो बोलता हूँ कि वो करोड़ों के क्लब में जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगी मैं मीडिया वालों, सब जो जितने भी मीडिया वाले हैं, जो नए प्रोड्यूसर आते हैं ना, तो उनको आप भी सपोर्ट करिए जितना हो सके, क्योंकि जब वो आते हैं उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग रहती है। और मीडिया, स्पेशली मीडिया भी कहीं देखती है कि अच्छा नया प्रोड्यूसर है, तो मैं आपके लिए भी बोलूँगी, आपको ये फिल्म हमने बहुत मेहनत करके बनाई है, बहुत हार्ट टचिंग है।
हमने एक रियल मुद्दों को उठा के बनाई है और इसमें बहुत मेहनत की है हमने। मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरा सपोर्ट करें हम लोगों को, तभी लोगों तक बात जाएगी, क्योंकि आपके माध्यम से आप पे लोग विश्वास करते हैं, आपको देखते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका बहुत बड़ा रोल होगा इस पिक्चर को हिट करवाने में। थैंक यू। देखिए, बात यहाँ पे धर्म की नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है पॉलिटिकल जो सिनेरियो हमारे देश का है, उसकी वजह से ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। बाकी आप देखिए ना हो क्या रहा है, आसपास जो हो रहा है वो आपको नज़र आ जाएगा। देखिए, आप पर्टिकुलर एक मुद्दा है, एक पर्टिकुलर मुद्दा होता है, आप उस मुद्दे को लेके फिल्म बनाते हैं। ये देखिए, कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी के आसपास आप जब फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉपर एक सिनेमैटिक फिल्म है, ये सिनेमा है, ये कोई प्रोपेगेंडा प्रोपेगेट करने के लिए नहीं फिल्म बनाई है, प्रॉपर सिनेमा है। एंड जो इसका एंड है वो इसको पूरा समराइज करता है और उसमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज गया है फिल्म में। तो अब आप ये बोलें कि दो कम्युनिटीज़ को लेके बनाया गया, तो ऐसा नहीं है। कानून जो कानून है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लेके ही बनाया गया है, इसी वजह से आया है, नहीं तो शायद कुछ और भी हो सकती थी फिल्म। मैं ये कह रही थी, जो सच है वो अभी दो कम्युनिटीज़, आप हिंदू मुस्लिम की अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम फिल्म मेकर हैं। बट हम लोगों ने, क्योंकि ये चीज़ है जो हो रही है, वो दिखाने की कोशिश की है। हमारा कोई इंटेंशन वैसा नहीं है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें जो सच है वो लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, हमारा मोटिव वही है। तो हम उस पर्पस को लेकर काम कर रहे हैं और हमने ये फिल्म बनाई। तो एक दो लोग ही दिखाए हैं हमने, तो ज्यादातर एक दो लोग जो उनके पीछे और जितनी भी गैंग है ना वही दिखाए हैं हमने। आप जब फिल्में देखोगे ना तो एक ही आदमी है जो सब कुछ कर रहा है, वही ये बैठा है यहाँ पे। एक ही है, वो यही कर रहा है जो कुछ कर रहा है, यही है, पकड़ लो इसको भी, यहीं पे इस आदमी को। देखिए, हमारे देश में एक कानून है, मैं नाम नहीं लूँगा उस कानून का, आपने सबने देख भी लिया होगा, सुन भी लिया होगा। वो कानून ये है कि अगर वो एक बोर्ड बनाया गया है 1995 में, उसको और दांत दे दिए गए हैं, और वो दांत इतने पहने हैं कि अगर वो आज ये कह दे कि ये बिल्डिंग उसकी है तो ये उसकी हो गई। आपको उसको साबित नहीं करना, उसको उस बोर्ड को ये भी नहीं बताना कि क्यों हो गई, उसकी हो गई। और उसके बाद आप कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो छोड़िए, हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकते। और अगर आप उस हाई कोर्ट, अगर आपको कुछ करना है तो उन्हीं के आप जाके अपील करोगे, उनके जो एक ट्रिब्यूनल होता है वहाँ जाके अपील करोगे आप। उस अपील में अगर उनको लगा कि नहीं भाई हमने तो जब गलती से कर दिया तो ठीक है, नहीं तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे। और आप एक चीज़ सोचो, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की लॉयर की जो फीस होती है, एक आम आदमी का पूरे साल का खर्चा होता है, वो इनकम होती है, तो आम आदमी जा पाएगा वहाँ पे? तो ऐसा कानून बना कैसे सकता है? सोच के देखो, ऐसा कानून कैसा बन सकता है? मैंने तभी तो बोला था कि क्रिमिनल भी वही, कोर्ट भी वही, वकील भी वही और जज भी वही। तो क्या मतलब, हमें तो समझ में नहीं आई ये बात। आम आदमी लड़ेगा कैसे उससे? आप ही सोचो। और एक मजे की बात और बताता हूँ, हाई कोर्ट की जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड ने अपनी बोल दी, वो सुप्रीम कोर्ट में गया, हाई कोर्ट की देखो इन्होंने हमारी जमीन ले ली। तो आप, इससे बड़ा जोक और क्या होगा? इंदौर का म्यूनिसिपल ऑफिस, हमारे देश का पार्लियामेंट, अंबानी का घर, ये सब क्लेम किया हुआ उन्होंने। तो ये लोग को, इन लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ सकता, बट जो आम आदमी वो तो गया ना। बड़ों वाले, जो बड़ों की जो होता है कब्जा, वो पता है, और छोटे जो होते हैं उनको कोई सुनता नहीं है, उनकी बात तो पहुंचती नहीं है वहाँ। कहाँ पहुंचे, कौन सुनेगा? तो उनकी तो, बड़ों की तो बात आ ही जाती, सामने कोई लॉयर भी आ जाता है। तो बड़े लोग, छोटे लोगों के लिए कोई नहीं, वो बेचारे वहीं सफ़र करते हैं, वो किस तरीके से ट्रैवल करते हैं, वही हमने इस पिक्चर में दिखाया है। उनका दर्द, जो कैसे वो हैंडल करते हैं उस टाइम में, सिचुएशन जो उनके ऊपर ऐसी आ जाती है। तो वो फिल्म हमने, आप जो फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा उसके बारे में। जिन लोगों के पास ताकत होती है ना, वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, और वो हद यहाँ पर दिखाई गई है इस फिल्म में। और वो हद किस तरीके से वो हद दी गई है, उनके पास है नहीं, उनको दे भी दी गई है।
तो वो इस फिल्म में दिखाया गया है एक्चुअली। ओके, एक फाइनल सवाल मैं लूँगी अगर कोई है तो। फाइनल सवाल प्लीज़। हाँ हाँ, ये अभी मैं बता दूंगा तो थोड़ा सा उसका मज़ा चला जाएगा जब आप देखेंगे तो। लेकिन मैंने जो पहले ही कहा ना कि एक सच्चाई जो होती है, ट्रुथ जो आप लोग कहते हैं, क्योंकि मैं आप हूँ इस फिल्म में, तो एक सच जो आप लोग सच के साथ रहते हैं उनके साथ मैं इस फिल्म में रहता हूँ। और मैंने जैसे बताया कि मेरा काम है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो बात कहना चाह रहे हैं उसका एक माध्यम हूँ मैं, मेरे ज़रिए वो बात कही जा रही है, लेकिन क्रिएशन इनका है। तो ये कैरेक्टर से क्या चाह रहे हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने एक कैरेक्टर तैयार किया और मैं थोड़ा अंडर प्ले कर रहा था, इन्होंने कहा नहीं नहीं ये सीन थोड़ा सा ऐसे चाहिए, तो मुझे भी लगा ये मेरे लिए चैलेंज है कि हाँ ये कैरेक्टर इनके माइंड में ऐसा है, तो मैं इसको इस सच्चाई के साथ ही करूँ ताकि वो कहीं से भी, मैंने जैसे पहले भी कहा कि करप्ट ना लगे। और वो ऐसे ही है, आप चरित्र को देखिए, बहुत मुश्किल काम है आप लोग का चरित्र करना, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम Q&A समाप्त करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सुहानी, इफ़ यू आप कुछ कहना चाहेंगे मीडिया को। मीडिया को जैसे मैंने पहले भी बोला है, ये फिल्म एक सामाजिक मुद्दा है और इस सामाजिक मुद्दे को जितना हो सके आप लोगों का सहयोग करें आप, क्योंकि ये जन धन की आवाज़ है, ये उन लोगों की कहानी है जिन लोगों की कहानी आप तक नहीं पहुंचती है, तो हमने इस फिल्म के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो उन लोगों की आवाज़ आप बने और इस फिल्म को इस तरीके से आप जहाँ भी आप राइट करते हैं, लिखते हैं, लोगों के पास पहुंचाते हैं, जो आपका वे है आप पहुंचाइए और लोगों की आवाज़ बनिए। मैं चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग, मैं कुछ लोगों से ऐसे मिली हूँ जब हम फिल्म कर रहे थे, उस दरमियान भी मेरे लोगों से मुलाकात हुई जो पीड़ित हैं, जिनको जिस तरीके से मतलब प्रताड़ना हो रही है, जो चीज़ें हो रही है उस इलाके से, कैसे वो अपने पुरानी जगहों से, जो मतलब होता है ख़ानदानी, आपका दादा वहाँ रहे, तो एक इमोशन होता है हमारा ना, जहाँ रहते हैं घर से। अगर मैं राजस्थान से हूँ, मैं यहाँ रह रही हूँ, लेकिन मेरा दिल वहाँ रहता है, मैं यहाँ काम कर रही हूँ, बट मैं वहाँ जाने के लिए तरसती हूँ कि मैं वापस जाऊँ, क्योंकि मेरा काम है तो इधर रहना पड़ता। तो वो छोड़नी जगह को, उधर मातृभूमि को, जिस जगह आप रहते हो, तो वो बहुत टफ होता है, आप जानते हो ये चीज़ सब। तो मैं चाहती हूँ जन धन की आवाज़ बने और इस फिल्म के जरिए इस फिल्म को प्रमोट करें, ताकि सब लोग जान पाएँ कि ऐसे भी कुछ लॉ बने हुए हैं जो देश के लिए सही नहीं है, जो लोगों के लिए सही नहीं है। और जैसे आपने अभी किसी ने, मीडिया पर्सन ने पूछा था कि वो रात लास्ट में एक रोते हुए सीन है, वो रोना वही है जो आदमी अपना घर छोड़ने पर मजबूर होता है तो वो रोता है, कितनी बुरी तरीके से रोता है वही दिखाया गया है। जैसे हम जब मैं एक्टिंग भी कर रही हूँ इस फिल्म में, तो मेरे को जब मुकुल जी ने बोला कि आपको रोना है, मैं साथ में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ चल रही थी उस वक्त, मैं जब शूट कर रही थी, तो वो सीन वो मेरे को पता ही था, मेरे को तो ऐसे ही रोना, क्योंकि मैं वो जो ये स्टोरी है ना उससे इतनी कनेक्टेड थी। मेरे को उन्होंने बोला, ये सरप्राइज थे कि ये कैसे हुआ। आप जो भी सीन देख रहे हैं, रो रहे हैं, एंडिंग भी हमारा है जो उसमें भी हम लोग रियल में, राजेश शर्मा भी रोने लगे थे, लिटरली उनकी आंखों में इतने आंसू मैं देख के और ज़्यादा रोने लगी। तो हमारे लिए वो कि कनेक्शन पूरा बिल्ड किया इन्होंने, स्टोरी की इतनी अच्छी लिखी कि हम लोग, आप लोग जब फिल्म देखोगे तो आप सब लोग मीडिया वाले, आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप भी कनेक्ट करोगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये फिल्म बनाई। थैंक यू सो मच। सो मेंबर्स ऑफ द मीडिया, कुछ देर पहले किसी ने पूछा था कि क्या ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है, तो ये घटनाएं क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए लाना। मैं हमारे डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप बताएं इसको विस्तार में। देखिए, जब हमारा टीज़र रिलीज़ हुआ तो 1-2 दिन तो लगता ही है, लेकिन धीरे धीरे हमारे पास सोशल मीडिया पर मैसेज आने शुरू हुए, कुछ लोगों के फ़ोन आए कि ये तो हमारे साथ हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। तो कुछ लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं जिन लोगों के साथ ये हुआ है, तो मैं उनको बोलूँगा कि आप लोग स्टेज पे आइए और अपनी ज़रा बात कहिए, प्लीज़ प्लीज़। आपका स्वागत है, आप सब लोग ऊपर आइए। ये लोग सोलापुर से आए हैं, महाराष्ट्र सोलापुर से। जय श्री राम।
जय श्री राम। हम सोलापुर महाराष्ट्र से आ गए हैं। ये जो फिल्म है इनका जो नाम है आखिर पलायन कब तक, मैं इनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को खूब खूब धन्यवाद देता हूँ कि जो ये इन्हें फिल्म बनाई। अब इस कुछ लोगों ने अभी यहाँ पूछा था कि ये कि धर्म पे ये क्यों, 3-4 बार डायरेक्टर साहब ने उसका आंसर दे दिया कि वो जो कायदा बना है वो कायदा उनके लिए ही बना है, जो है वो कायदा उनके लिए बना है, वो कायदे का गलत वापर कर रहे। जब अपना भारत स्वतंत्र हो गया था उनके पास खाली 8,000 एकड़ ज़मीन थी, अभी 8 लाख एकड़ ज़मीन आ गई। कहाँ से आ गई, ये पहले बात ये है। अभी हम सोलापुर में परसों मोर्चा निकाला था वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड किसको ही मालूम ही नहीं, मगर सोलापुर की 300 प्रॉपर्टी अभी पूरे धोखे में, 300 प्रॉपर्टी जहाँ से हिंदू लोग पलायन हो रहे। यह ऐसा बेकार कायदा पूरे वर्ल्ड में कहाँ नहीं है, खाली अपने भारत में। अभी हमारे साथ जो लोग आ गए वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पहले कुछ भी नहीं था, खाली 300 एकड़ ज़मीन थी। वहाँ भी वो सब वो ज़मीन उन्होंने कागज पत्र बना के हड़प कर दी। वहाँ 40 घर थे हिंदू के, अभी 22 घर रह गए, अभी 2 घर भी निकल रहे। आपको कभी मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में हिंदू कैसे रहते हैं वो आपको दिखाना, आपको दिखना है तो पाकिस्तान जाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। हमें सोलापुर में आ जाइए, साकरपेट में आपको दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान की हिंदू वहाँ कैसे रहते हैं, सब उधर रहते हैं। आप वो साकरपेट में कभी अंदर आ गए तो ये सब पूरी जो फिल्म है वो वही ख़त्म हो जाएगी। वो डायरेक्टर साहब जो आईना दिखा रहे समाज का, मैं तो उनको इतना धन्यवाद देता हूँ कि उनके चरण भी स्पर्श करे तो भी मेरे को अच्छा लगेगा, क्यों भगवान ने इनको भेजा है ये सब समाज की तकलीफ के वास्ते। कि अभी आप बोल रहे कि पॉलिटिकली, वो पॉलिटिकली हिंदू भी रहने दे और मुसलमान भी रहने दे, मगर वो गलती, जो पैसा खाता है वो गलती है। अभी ये वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष थे, अभी इनका नाम मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा, सोच रहा था मैं, वो खुद हिंदू धर्म स्वीकार कर दिए, खुद हिंदू धर्म स्वीकार कर दिए। वक्फ बोर्ड के जो पूरे भारत के अध्यक्ष क्यों स्वीकार कर दिए, तो उनको लग रहा था कि गलत है, ये गलत कर रहे, इसलिए उन्हें हिंदू धर्म स्वीकार कर दिया। अब वो सब पूरे हिंदू संस्कृति के रहते क्यों, तो उनको मालूम है कि क्या चल रहा है, क्या है। आप उनका नाम मेरे को पहले ही बोल दिया कि मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। मैं बहुत बार अभी ये नाम याद नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर नाम नहीं याद रहा। मगर वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म स्वीकार दिया। क्यों कर दिया, तो ये सब गलत है, उनको मालूम है ये गलत चल रहा है। वो वही बात कर रहा हूँ, वह बोर्ड रहने हो हाय अलग बोल रहे हैं, मगर ये जो गलत चल रहा है वही गलत चल रहा है, इसलिए वो आ गए। मगर मैं क्या बात बोल रहा हूँ कि ये कायदा है, वो कायदा खत्म होना चाहिए और सबको न्याय समान होना चाहिए। नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं नहीं, समान नहीं है कायदा, कायदा नहीं, कायदा समान नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, कायदा समान नहीं है। कायदा समान जो रहता था वक्फ बोर्ड के जगह पे खाली हमारे सोलापुर में 22 जन, अभी वहाँ रहते हैं 100 जन। हिंदू को ही नोटिस आ गई, वो मुस्लिम लोगों को नहीं आई नोटिस। नहीं, कोर्ट जज भी उनका है, वकील भी उनके है, सब ही उनका है, तो कहाँ जाना है। अभी ये जो लोग हैं ये कमाते कितने हैं। अभी इनको समझो संभाजी नगर जाना है, वो बोर्ड पास 2,500 रुपये खर्चा है जाने आने का, एक बार जाने आने का 2,500 रुपये खर्चा है। कहाँ से देंगे ये लोग, इनके पास तो पैसा भी नहीं है, फिर कैसा ये चलेगा। ये कानून ख़त्म ही होना चाहिए ना। जब कानून ख़त्म हो गया, अभी यहाँ बैठे हैं, वो संसद भवन पे भी उन्होंने दावा ठोक दिया था, तब दिल्ली से कानून ख़त्म हो गया, फिर दिल्ली में सरकार नहीं देती है कानून। ये कहाँ भी आप जहाँ वोट करेंगे वो उनकी जगह कैसी हो जाती है ना, ये बात है। ये एक लैंड जिहाद का प्रकार है। अपने को जो अभी है उनका एक ये है कि हमने 1947 को झगड़ते हुए पाकिस्तान लिया है, अभी हंसते हंसते 2047 को हिंदुस्तान लेंगे। ये इनका पूरा ये है उनका। सर
हो है ना, मोदी जी है, मोदी जी अकेले कुछ नहीं कर सकते, जब अपन आवाज उठाएंगे तभी तब मोदी जी कर पाएंगे ना, इसलिए हम आवाज उठा रहे। क्या अपन यहाँ बैठ के नहीं हो सकता कि बस ठीक है चलो हम ये जगह पे से ले गए आखिर दूसरे जगह पे जा गए, वैसा नहीं है। जो अपन यहाँ समाज में से आवाज उठाएंगे, मैं तो बोलता हूँ कि मोदी जी ने 370 खत्म करने से पहले वक्फ बोर्ड खत्म करना होना चाहिए, मगर 370 का आवाज उठ गया था, इसलिए उनको 370 खत्म करना पड़ा, मगर वक्फ बोर्ड का आवाज नहीं उठाए। हमको खुद भाग्यवान समझते कि सोलापुर में से हमने आवाज उठाया, सोलापुर में से पहली बार हमने आवाज उठाया, और कम से कम 20,000 लोगों का परसों मोर्चा निकाला था हमने, कि वहाँ नीलेश जी राणे ऐसे अपने राजा सिंह ठाकुर भी आए थे, वो बहुत बड़ा मोर्चा सोलापुर में से पहली बार निकाला गया। अभी उनको दास्ती बैठ गई है, इसलिए वो कल हमारे सोलापुर में उप मुख्यमंत्री अजित पवार आए थे, उनके साथ वो बातचीत कर दे। उन्हें तो और मांगी कि वक्फ बोर्ड का कायदा और घट्ट हो जाए और यहाँ सोलापुर में बड़ा ऑफिस निकाला जाए। क्यों भाई, क्यों निकालना है आपको? क्या तकलीफ है आपकी? वक्फ बोर्ड क्या है, कायदा क्या है, आपको क्यों न होना है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ खाली हिंदू पलायन के वास्ते ये सब हो रहा है, और पूरा देश मुस्लिम की तरफ कैसा करना है और इस्लाम कैसा 2047 को बनाना, ये इनका ध्येय है। मैं हिंदू महासभा शहर अध्यक्ष सुधीर भैरवाड़े। जय श्री राम। सर, आप अपनी कहानी बताना चाहेंगे, आपके साथ क्या हुआ? हेलो, मैं शोलापुर में रहने वाला हूँ, साकरपेट से। 1880 से लेकर हमारा पिताजी के दादा वो जगह पर थे, उसका टीपी नंबर था 9980, वही नंबर है आज तक। लेकिन जब वो ज़मीन था, वो ज़मीन पर कौन सा ट्रस्ट का नाम नहीं था, नहीं लगा हुआ था। तो बाद में ऐसे ही थोड़े थोड़े लोग आ गए वो ज़मीन पर, जब तो हम पैदा नहीं हो गए थे जब की बात है। तो ऐसा ही हमारा दादी पिताजी बोलते थे ऐसा ही है, ऐसा ही जगह लिए रखे। फिर बाद में जो 1967 में महानगर पालिका, उसके पहले नगर पालिका था। तो जब नगर पालिका टाइम पर डिमार्केशन किया हुआ है, डिमार्केशन 40 बाय 40, 20 बाय 40 ऐसा स्क्वायर फुट डालकर उनका जो नंबर दिया है, 1 नंबर 2 नंबर ऐसा। फिर देने के बाद उस दिन से फिर वो महानगर पालिका होने के बाद 1967 में जब वो मिल्कत क्रमांक बोलते हैं ना, वो प्रॉपर्टी टैक्स में वो नंबर दिया हुआ है। तो वो नंबर देने के बाद सबको दिया है, हमारे लोगों को भी दिया है, हमारे हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ऐसा कोई ऐसा झगड़ा नहीं आज तक हमारा उनका कोई भी झगड़ा नहीं। लेकिन जब वो 5 साल के बाद वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट के ऊपर जो आते पंचायत समिति, वो जो आपस में नहीं किया, हमको लड़ाई करके देते। अभी पहले से वही चल रहा है, आज भी वही चल रहा है। 1942 में वही हो गया, 52 में भी उसका निकाल हो गया, और उसके बाद 1982 में उसका भी निकाल हमारे तरफ हो गया, पूरा वंश परंपरा का निकाल हो गया। उसके बाद और मेरे ऊपर और केस दर्ज किए थे उन्होंने, वो 2003 में वो हम आपस में बिठा दिए। पूरे मेरा कोर्ट का मेरे पास नकल लाया हूँ मैं, वो भी होगा। और वापस अभी वक्फ बोर्ड में डाल दिया अभी, कि मतलब ऐसा नहीं है वक्फ बोर्ड में डालने का बहुत बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन जाने आने का वो कल का अजित पवार जो आए थे ना, उनके स्टेटमेंट में दिए, वो हमको जाने का आने को तकलीफ होता है, हम गरीब लोग हैं, अल्पसंख्यक है, खर्चा होता है। फिर क्यों भाई दाखिल क्यों करना? तुम्हारा तुम सोच ले रहे ना, हमको भी सोचने दो ना, हमारा भी सोचना। फिर ये सोच में नहीं आया। फिर उस दिन से ये चल रहा है। फिर हम जिलाधिकारी को उनको भी हम लेटर दिए थे, बाबा हमको ये बहुत तकलीफ हो रहा है, पानी का तकलीफ हो रहा है, बाथरूम नहीं है वहाँ, और शौचालय का भी व्यवस्था है, लेकिन वो मना ही करते हो। अभी 3 हफ्ते हो गए, अभी मना ही करते हो। किधर जाने का बोलो? हमारे पास वो गली में बाजू में रहती वो शेजारी हमारे हिंदू समाज के औरत, जरा अपंग हो गई वो औरत, तो वो 2 जने पकड़ के बाथरूम में लेके जाते थे। वो औरत आज बाहर आंगन के सामने वो स्नान करती है, वो उसको भी मना की है। तो अभी वो सीसीटीवी कैमरा लगाए सो है, अभी 8 दिन
8 दिन 10 दिन हो गए अभी, तो उनका ये नहीं हो रहा है, उनका छोटे छोटे बच्चों को भड़काव करने का और औरतों को, लेडीज़ को, उनके लेडीज़ लोगों को भड़का देने का। लेकिन वो ट्रस्टी लोग सामने नहीं आते कभी ज़िंदगी में। आज तक तो मेरा 60 साल का उम्र है, तो आज तक मेरे सामने कभी नहीं है वो, ऐसा हो गया। तो दूसरी बात जो है, मेरा नल कनेक्शन को जो अर्ज दिया था, मेरे पास नल नहीं है सार्वजनिक का, तो मैं अर्जी दिया था, अर्जी देने वो मना ही कर दिया, लेटर दिए कॉरपोरेशन को, इनको कनेक्शन नहीं देने का। तो 2003 में जो हमारा कोर्ट में जो करार हो गया, वो पंच कमेटी का हमारा, हम 2 भाई, हमारा भांजा था, वो हम सब जने मिलकर इसके ऊपर साइन कर दिए पेपर के ऊपर कोर्ट में। इसमें मेरे पास है पूरा नल कनेक्शन देने का, इनको मोबाइल, वंश परंपरा रहने को मोबाइल, संडास बाथरूम जो भी है उनको वापर करने के लिए वो भी मोबाइल है, सब लोग एक में सब पूरा इसमें कोर्ट के सामने हो गया है। और उसके बाद 1982 में जो हो गया था, 1982 में उसका कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बोलकर परमानेंटली इंजेक्शन ऐसा वो ये निकाल दिया सो है, वो निकाल में पूरा मेरे पास जजमेंट है मेरे पास ये पूरा। और दूसरी 12/1/2021 को उन्होंने जो मेरे नोटिस में उल्लेख किया है वो उल्लेख गलत है, लेकिन क्या वो मेरे को नोटिस जो भेज दिया वो नोटिस ने आज तक मेरे को नहीं मिला हो। तो इसमें बोल रहे हो तुमको नोटिस दिया हम, उसका हमको जवाब नहीं दिए, देने के बाद तुम ऐसा हमको दमदाटी कर रहे हैं, हमारे लोगों को दमदाटी कर। आज तक तो जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया मैं, लेकिन हमको करना भी नहीं है, भगवान ने हमको करना भी नहीं चाहिए, ऐसा हम मांग रहे भगवान को। उनको भी सुखी रहने दे, हम भी सुखी रहने दे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। खाली उनको क्या है जो बदलते हैं पंच कमेटी ने, उनको खाली इतना जाए ये जमीन को इनको नहीं रखने का है। और पहली बात है 9980 जो टीपी नंबर पड़ा है वो लीज का देगा, वो 99 ईयर्स का सरकारी जगह है, वो लिए सो है। लेने के बाद उन्होंने नाम लगाए 1924 में 99 ईयर्स का। अभी उनका 99 ईयर्स का 2025 में ख़त्म हो रहा है। उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, अभी ज़बरदस्ती कैसा दो हिंदू लोगों को निकालने का है ऐसी एक तो पहले से ये 20-22 लोग थे, अभी रह गए, अभी 15-16 रह गए। तो एक हम ऐसे गरीब लोग रहते हैं, 10,000 दो 20,000 दो, उनको हकल के देने का, ऐसा रातों रात उनको सब पेपर लिख के लेने का, वो हकल के देने का, ये काम चल रहा है। और दूसरा 1924 में जो नाम लगाया हुआ है ताबड़तोब, उन्होंने क्या नहीं 1942 में और नोटिस भेज दिया, उसका भी 52 में निकाल हो गया। फिर उसके बाद बरो तो सब एक ऐसे ही कारनामा कर रहे हो। हमको जितना दुख है ना, वो बहुत दर्द है। हमारा औरत बेटी रहती है, उनके बच्चे रहते हैं, हमको कितना तकलीफ हो रहा है। हमको कोई भी जान नहीं सकता, हम किधर भी जा रहे हैं ना, आज पुलिस स्टेशन में जाते हैं, किधर भी जाए ना, वो कितने आते देखते, बस खत्म हो गया, उसके बाद कोई भी नहीं। सर सॉरी, मैं आपको ज़रा बीच में टोकूंगी क्योंकि ये कहानी बहुत ही गहरी है, बहुत लंबी है, तो हम पूरे डिटेल्स में नहीं जा सकते आज। लेकिन हमारे साथ बहुत और भी लोग हैं जिन पर ये गुजरा है, तो मैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहूँगी ताकि सब देख पाएँ। सब कंफर्टेबल नहीं है अपने चेहरे दिखाने के लिए कैमरा पर। अब आप लोग ये सोचिए कि ये लोग जो आपके सामने खड़े हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाएंगे? मतलब इन लोगों की सुनने वाला भी कोई नहीं है, ये कहाँ जा सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस स्टेशन, और हद से हद हुआ तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ पे कोई है ही नहीं, सुनवाई नहीं, आप जा ही नहीं सकते हो, उनका कोई उनका अथॉरिटी ही नहीं है इसको करने की, कोई नहीं सुन सकता, किसी का कुछ नहीं है। मतलब हाई कोर्ट तक में अपील नहीं है। आप सोचिए कैसे ये लोग अब बचेंगे उस चीज से। अगर एमएलए ये सब होते तो ये आज इनको मुंह छुपाना नहीं पड़ता। ये डर है इनको कि कहीं कैमरा में आई फोटो ना आ गई तो फिर जीना मुश्किल ना हो जाए। तो इसीलिए हमने ये फिल्म बनाई है ताकि हम
ये इससे असलियत पता चले कि क्यों इतने लोग दुखी हो रहे हैं और आज ये चेहरा नहीं अपना बता पा रहे हैं। तो इसी फिल्म के जरिए आपको पता चलेगा ये फिल्म बेस्ड ऑन इन लोगों पे ही आधारित फिल्म है, इनकी हकीकत आप तक पहुंचाएगी। मतलब इनकी हकीकत जितनी आपको दिख रही है उससे कहीं ज़्यादा दर्दनाक है। आप सोच के देखिए, बिना टॉयलेट के लेडीज़ कैसे बाथरूम में जा सकती हैं, आप सोच के देखिए एक बार ज़रा। और इनको इजाज़त नहीं है अपनी प्रॉपर्टी में बाथरूम बनाने की। कैसे जिएंगे ये लोग? अब इनकी आवाज़ कौन उठाएगा? कोई बोलता ही नहीं है, बोलना ही नहीं चाहता। बिल्कुल है, आवाज उठाने वाला, हर चीज के खिलाफ आवाज उठती है तभी कुछ होता है। आवाज उठाने वाला कोई चाहिए होता है। अभी हमें ये है कि हम आगे ऐसी फिल्में बना पा रहे हैं, नहीं तो ये पहले चलता तो बहुत सालों से आ रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। कोई भी मेकर ऐसी फिल्में इन लोगों पे नहीं बना रहे थे क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी। आज इतना है कि आज हम सेफ है कि ऐसी फिल्में बना के आप तक पहुंचा पा रहे हैं, लेके आए हैं, आज यहाँ खड़े हैं। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता आज 2024 में भी हम ऐसी फिल्में मतलब बना पाते। हाँ, उस पर भी हमारे ऊपर टैग लगता है कि इन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया है। मैं कमेंट देख रही थी, हमारा टीजर बहुत वायरल हो गया है, तो उसके नीचे बहुत लोग, जो जितने भी लोग एक कम्युनिटी में कह सकती हूँ लेफ्ट विंग जो है, वो टूट पड़ा हुआ है, मैसेज कर रहे हैं कि इन्होंने कुछ ऐसा बनाया है। क्यों भाई, रियलिटी को दिखाते तो हम ऐसा बनाया है। मतलब दिस इज वेरी बैड। जब आप इसको इनका पेन आप फील नहीं कर सकते, वहाँ तक नहीं पहुँच पाओ, आप ट्विटर पे बैठे हो, आप कहीं पे बैठे हो, आप कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा थोड़ा ही होता है। तो ये है कि मैं ये कह सकती हूँ 24 में हमें इतनी हिम्मत है कि आज हम ऐसी फिल्में बना पा रहे हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता हम कभी बना पाते, या फिर ये ऐसे ही रोते रोते इनकी पीढ़ियां खत्म हो जाती, और खत्म हो भी गई है। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू हमारे गेस्ट को हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं हमारे स्टारकास्ट से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ सेंटर पे आ जाइए ताकि हम एक ग्रुप फोटो करें। Ladies and gentlemen, our incredible star cast of Aakhir Palayan Kab Tak. आज हमारे दो मेन एक्टर यहाँ पे नहीं है क्योंकि राजेश शर्मा जी को मैंने फ़ोन किया, वो बोल रहे हैं मैं एक्टिंग वहाँ पे हिमाचल में शूट कर रहा हूँ कि नहीं आ पा रहा हूँ। और एक ब्रिजेश कार्नेवाल करके उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, वो भी यहाँ पे नहीं है, हम लोग मिस कर रहे हैं उनको। और एक गौरव शर्मा जो वो बहुत रोहित जो आपको दिख रहे हैं, रोहित गौरव शर्मा ने बहुत शोज़ करा है, अभी शो कंटिन्यू 2 शो कर रहा है, तो आज वो बहुत जहाँ भी है बहुत मिस कर रहा है। मेरे को बोला था मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, बट वो आ नहीं पाया, उसका शूट है। तो कुछ उन लोगों के लिए मैं बड़ा वो मिस कर रहे होंगे शायद। तो आप लोगों को बता देती हूँ, ये गौरव शर्मा है और एक ब्रिजेश कार्नेवाल करके हैं, वो भी कहीं दिल्ली बिहार में शूट कर रहे हैं। तो बहुत करने वाला, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, हर एक्टर ने बहुत अच्छा काम किया, हमारी और टीम जो क्रू है, टेक्नीशियन है, उन्होंने भी ब्रिलियंट काम किया है। तो वो फिल्म सब लोगों ने मिलके बनाई है, बहुत मन से बनाई है। मैं इतनी थैंकफुल हूँ सबकी। हमारे डायरेक्टर तो हमें आधी रात को मैं कॉल करती हूँ उठा लेते हैं, तो तभी ऐसी फिल्म बनती है। हमने बड़ा दिल से शिद्दत से इसको बनाया है, तो मैं चाहती हूँ सब लोगों को जस्टिस मिले, जिस फिल्म के जो हमारा मैसेज है सब तक पहुँचे, तो ये मोटिव से बनाई है। थैंक यू सो मच, आप लोग सब लोग आए इतना अच्छे से, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। जितने भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, सब लोग बोलते हैं कि फिल्म जब बनाते हैं, तो मैंने बहुत ये सुना है कि हीरो होना बहुत ज़रूरी है। नए प्रोड्यूसर आता है तो वो फेस करता है, जब फाइनेंस पार्ट हो कोई भी हो तो बोलते नया हीरो लेकर आओ, हीरो होना चाहिए फिल्म में। मुझे लगता है कि हमारी स्टोरी हीरो होनी चाहिए। हीरो सही अच्छी बात है अपनी जगह, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन हमारी जो हमने कॉन्सेप्ट जो बनाया ना वो अपने आप में हीरो है। तो मैं इस पर नहीं जाती हूँ, अच्छे एक्टर हैं उनको मौका मिलना चाहिए। बहुत ब्रिलियंट एक्टर है हमारी फिल्म में, जो भी एक्टिंग की है, जितने भी एक्टर हैं मैं उन सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ही ब्रिलियंट काम किया है। तो हीरो से ज़्यादा मुझे लगता है हमें स्टोरी पे ध्यान देना चाहिए। जो स्क्रिप्ट होती है ना
वो आजकल अपने आप में हीरो होती है। आजकल लोग, ऑडियंस इसको प्यार दे रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही हमारी जो स्टोरी है अपने आप में हीरो है प्लीज़, और बहुत लोगों की आवाज़ है ये, आप जितना हो सके उसको सपोर्ट करिए। ये मत जाइए कि इसमें हीरो नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत फेस किया है ये चीज़ कि इसमें हीरो नहीं है, हीरो नहीं आ रहा है। हम लोग सब जो पीछे खड़े हैं सब हीरो हैं, सारे टेक्नीशियन होते हैं जो शिद्दत से काम करते हैं वो भी हीरो होते हैं। तो सब लोगों की इज्जत होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू। देखिए, अगर आपको हमारी टीज़र छुआ हो या हमारा जो फिल्म का ट्रेलर है वो छुआ हो, हमने जो एक सब्जेक्ट चुना है वो छुआ हो, तो मीडिया से मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ इस फिल्म को प्रमोट थोड़ा कीजिए, क्योंकि फिल्म में हीरो नहीं है इसका मतलब फिल्म नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। फिल्म होती है, फिल्म में हीरो नहीं है इसका मतलब फिल्म, ऐसा नहीं है कि फिल्म नहीं है, फिल्म है। और हमारी फिल्म जो है वो हमारी फिल्म की कहानी हीरो है। थैंक यू। Alright, ladies and gentlemen, इसी के साथ आज का हमारा ट्रेलर लॉन्च इवेंट ख़त्म होता है। 16 Feb 2024 को आखिर पलायन कब तक थिएटर्स में लगने वाला है। प्लीज़ आप देखने ज़रूर जाइए, परिवार के संग जाइए। एंड अब रिफ्रेशमेंट्स बाहर लग चुके हैं, सो प्लीज़ जॉइन अस फॉर दैट। थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड।